If you are preparing for UPSC Mains 2026, I want you to do one thing before watching this video. Open the comment section and answer this in just one word. What do you think separates a topper's copy from an average copy? Is it handwriting, presentation, structure, content, or something else? Comment your answer and try करना कि आप इसको change ना करो. Because in the next few minutes, we are going to compare two actual 2025 topper copies and try to understand what can a 2026 aspirant actually learn from the 2025 toppers. एंड आई हैव अ फीलिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर सेम नहीं होगा जो आपने स्टार्टिंग में कमेंट किया. सो लेट्स फाइंड आउट. उससे पहले ये समझ लो ये आंसर जुलाई 2025 में इन्होंने लिखा है, नियरली अ मंथ बिफोर देयर एक्चुअल एग्जाम. और एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है, दोनों ही टॉपर ऑलरेडी सेलेक्टेड है जब ये एग्जाम इन्होंने लिखा है. इसके पहले इनकी रैंक आ चुकी है और दोनों ही सर्विस में है. सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है, डिस्पाइट मल्टीपल रिजोल्यूशंस एंड इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, its efforts to counter terrorism have achieved limited success. Discuss the reason for this limited effectiveness in 150 words. Let's see how toppers have approached this. Now look at this copy on the left side. यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन के नाम पे कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा है. ना हैंडराइटिंग अच्छी है, ना ही कुछ डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया है जिससे आंसर को गुड लुकिंग बनाने की कोशिश हो. इंट्रो शॉर्ट नहीं दिख रहा है आपको, हेडिंग्स आपस में मिक्स हो जा रही है, पॉइंट्स यहाँ वहाँ स्कैटर्ड है, और ओवरऑल अगर कहा जाए जो प्रेजेंट में आंसर राइटिंग के नाम पे सेल किया जा रहा है वैसा कुछ भी यहाँ पे आपको इस आंसर में नहीं दिखता है. क्वेश्चन आई होप आपने समझ लिया होगा. यूएनएससी के इफेक्टिवनेस पे बात करनी है, कैसे इन्होंने इसको एड्रेस किया है उसको आप समझ लेते हैं. उससे पहले जो प्रेजेंटेशन वाला एक मिथ आप लोगों के दिमाग में होगा वो निकल गया होगा, हैंडराइटिंग वाला मिथ आपके दिमाग से निकल गया होगा, और यहाँ पे आप क्लियरली वो चीज़ देख सकते हो. नाउ लेट्स सी कैसे दोनों ने इसको आंसर किया. पहला इंट्रो दिख रहा है आपको, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, इन सभी से इन्होंने स्टार्ट किया इसको, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की इन्होंने यहाँ पे बात की है. जब ग्लोबल लेवल पे बात आती है तो वहां पे यूएनएससी के फेलियर को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. यूएनएससी का फेलियर इन्होंने यहाँ पे बताया है. ऑन द अदर साइड दूसरे टॉपर ने क्या किया है, दूसरे साइड टॉपर ने यूएनएससी के सेवरल रिजोल्यूशंस की बात की है जिसमें टेरर को काउंटर करने की बात हो रही है, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11. लेकिन फिर भी मेजर्स हैव स्टिल नॉट बीन कंप्लीटली सक्सेसफुल. कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, और उन चैलेंजेस में सारे अटैक्स जो टेररिज्म से देखने को मिल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं. तो एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पे भी दिख रही है और एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पे भी दिख रही है. पहली हेडिंग देखते हैं दोनों साइड की. इस साइड पहली हेडिंग है यूएनएससी रिजोल्यूशन एंड इनिशिएटिव्स. यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी है. यूएनएससी का रिजोल्यूशन 1267 है. 1267 तालिबान के ऊपर कंट्रोल करने की बात करता है. इसके साथ साथ 2412 है. ये आप लोग मुझे बताओ किससे रिलेटेड है ये रिजोल्यूशन. इसके अलावा 1373 एक बहुत ही फेमस रिजोल्यूशन है जो बात करता है टेररिज्म को कॉम्बैट करने की, वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता था. और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए. ऑन पेपर आइडियाज की बात हुई है, फ्रीजिंग एसेट्स और नो ट्रेवल फॉर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो उनके लिए ट्रेवल लिमिट करना, ये सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो डिस्कस किए गए. दूसरे साइड अगर देखा जाए यहाँ पे इन्होंने रीजंस फॉर लिमिटेड इफेक्टिवनेस की बात की है और डायरेक्टली उसको एड्रेस किया जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था. यहाँ पे सेम हेडिंग आपको दिख रही है लेकिन पहली हेडिंग के बाद जिसमें यूएनएससी के रिजोल्यूशंस को थोड़ा डिस्कस किया गया. देखते हैं कैसे पॉइंट्स है. सबसे पहला तो लैक ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म की यहाँ पे इन्होंने बात की है. यहाँ पे इनके पास डिफाइन करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट या फिर बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं है. यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात इन्होंने की है, पाकिस्तान से जो देखने को मिलता है. रिलीजियस अलकायदा की यहाँ पे बात की है इन्होंने. आइडियोलॉजिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की यहाँ पे इन्होंने बात की है. तो इन्होंने डेफिनेशन वाले पॉइंट को एड्रेस किया है कि कुछ चीजों को टेररिज्म में नहीं काउंट किया जा रहा है, कुछ को किया जा रहा है, और वो एक चैलेंज है, वो एक लिमिटेशन है जो कि यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. अगला पॉइंट है ओवरलैप विथ राइट्स. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से ओवरलैप होता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसका मिसयूज देखने को मिलता है. अगला पॉइंट है मॉरल बिहेवियर के ऊपर, जहाँ पे चाइना ने काफी टाइम तक विथहोल्ड करके रखा था मसूद अजहर के डेजिग्नेशन के ऊपर कि उसको टेररिस्ट नहीं बनाना है. जैश ए मोहम्मद के ऊपर जो बैन लगना है, जो ब्लॉक करना है उनको, उसको टेक्निकली होल्ड करके रखा था काफी टाइम तक. वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया. एक अच्छा पॉइंट है. और यहाँ पे जो लिमिटेशन दिख रही है यूएनएससी की वो क्लियरली विजिबल है. दूसरे साइड देखते हैं दूसरे टॉपर ने कैसे अप्रोच किया है. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वीटो पावर का, और सेम चीज यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की है. चाइना ने काफी टाइम तक होल्ड करके रखा था तो टेक्निकल होल्ड दिखा था मसूद अजहर के केस में, वही पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है और ये क्लियर रीजन है लिमिटेड इफेक्टिवनेस के लिए. सेकंड पॉइंट है नो सब्सिडरी बॉडी अटैच टू डील विथ टेरर. लैक ऑफ कंसेंसस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है. डेफिनेशन ऑफ टेरर की यहाँ पे भी बात की है इन्होंने और ये सेम चीज यहाँ पे भी दिखी थी. अगला पॉइंट है डेडलॉक्स हो जा रहे हैं. तो ये डेडलॉक्स और ये जो सब्सिडरी बॉडी नहीं होना या फिर क्लियर डेफिनेशन नहीं होना, ये कुछ लिमिटेशंस है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यूएनएससी की. दूसरे साइड भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स दिखे थे. क्या लिमिटेशंस थी वो हमने डिटेल में यहाँ पे कवर की. एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं
ये सारे ही पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर्ड हैं टेररिज्म टॉपिक के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि टॉपर एग्जाम में बैठ के इसको सोच रहा है और फिर लिख रहा है। ये उसने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है और वो क्लियरली पता भी लग रहा है जो स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जा रही है, जिस तरीके से सिमिलर डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं, क्लियरली पता लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से किसी नोट्स के थ्रू, किसी मॉडल आंसर के थ्रू प्रिपेयर की जा रही है और यही बार-बार टेररिज्म के क्वेश्चन में यूज़ की जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रखो कुछ पॉइंट्स को। यहाँ पे नो डेफिनिशन ऑफ टेरर, ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि ये पॉइंट पहले से प्रिपेयर्ड है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर टेररिज्म की बात आती है और यूएनएससी की बात आती है, चाइना और मसूद अजहर का जो पॉइंट है, वो पहले से प्रिपेयर्ड है। ये कुछ पॉइंट्स है जो पहले से प्रिपेयर्ड है और ये आपको रखना ही पड़ेगा प्रिपेयर करके। तभी आपकी राइटिंग रियल एग्जाम में स्मूथ होगी और ये सारे क्वेश्चन में आप टाइम का बेनिफिट ले सकते हो। खैर आगे देखते हैं क्या इन्होंने आंसर किया है। वीटो का इशू यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ये सेम वीटो का इशू यहाँ पे भी मेंशन हुआ था। इसके अलावा डिफरेंशियल अप्रोच की इन्होंने बात की है। अगला पॉइंट है डिस्टिंक्शन नहीं है कुछ, और एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है लेकिन रूल उसका दिख रहा है। तो ये चीज़ कैसे आप सॉल्व करोगे, ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। यूएन चार्टर के साथ इश्यूज है। डिफिकल्ट टू प्रूव टेररिज्म, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है तो उसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। सिविल वॉर इन म्यांमार, और ये जनता के लिए टेररिज्म है। स्टेट के लिए वो सिविल वॉर है लेकिन लोगों के लिए वो टेररिज्म है। इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? तो ये जो प्रूफ करने वाली बात है या फिर इसके डेफिनेशन की बात है, वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। फेलियर ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इसका तो कंप्लीट फेलियर है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। जो डायलॉग्स बना के रखे गए उसका कोई यूज़ केस दिख नहीं रहा है, वो इतना इफेक्टिव है नहीं, डेफिनेशन क्लियर है नहीं, आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस है जो सॉल्व किए जाने चाहिए और उसका वे फॉरवर्ड आगे हम देखेंगे, दोनों ही टॉपर्स ने डिस्कस किया। दूसरे साइड कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस टू एक्ट्स ऑफ टेरर, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, जो लैक ऑफ डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो यहाँ पे दिक्कत दे रही है। उसकी वजह से कुछ भी ऐसा एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है जो यूएनएससी के इफेक्टिवनेस को बढ़ाए। डेडलॉक्स इसके पहले भी हमने देखा, यहाँ पे डेडलॉक्स का पॉइंट दिख रहा था, वो सेम पॉइंट यहाँ पे फिर से दिख रहा है। इसके अलावा इनसफिशिएंट एक्शंस की बात हो रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की बात हो रही है, सच एज पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो एफएटीएफ लिस्ट से हटाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि इसका कुछ बहुत खास रोल रह नहीं गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो दिखता है, वो क्लियरली एविडेंट है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इन्होंने मेंशन किया। कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म ट्रीटी होनी चाहिए। इससे देखो कुछ बहुत सॉल्व होगा नहीं, लेकिन ये पहले से प्रिपेयर्ड पॉइंट्स है और ये आप डायरेक्टली मेंशन करके आओगे। जीरो टॉलरेंस टू टेरर, सीधी सी बात है, टेरर के लिए जीरो टॉलरेंस की ही आप पॉलिसी को अपनाओगे। टेररिज्म एज ग्लोबल प्रॉब्लम, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, सिमिलर सी बातें हैं। स्नेक्स इन बैकयार्ड विल बाइट एवरीवन, ये ग्लोबल सॉल्यूशन हो सकता है। कहीं पे भी अगर टेररिज्म है तो उसको हटाओ, क्योंकि वो सभी को दिक्कत देगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स भी आप देखो रख सकते हो। ये टॉपर्स ने लिखा है, एग्जाम के 1 महीने पहले ही उन्होंने लिखा है। जुलाई 25 में वो आंसर लिख रहे हैं और अगस्त 25 में उनका एग्जाम है। तो ये आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो, और ऐसे टॉपर्स है दोनों जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इन्हें पता है ये अपने आंसर के साथ क्या कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है, टेरर को एक्ट ऑफ वॉर बता दो, कुछ पॉलिसी रिवीजन की ज़रूरत है। और इस साइड दिख रहा है कि यूएनएससी को स्पेशलाइज्ड कुछ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिससे टेरर के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सके। इसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, वो इन्होंने मेंशन किया। और कुछ रीजनल मैकेनिज्म लाना चाहिए, एससीओ, ब्रिक्स और इन सब की हेल्प से। वो कुछ सॉल्यूशन इनके एंड से यहाँ पे देखने को मिला है। ये है दोनों टॉपर्स का आंसर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों आंसर से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रेजेंटेशन का कुछ बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, डायग्राम्स का कुछ बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, हैंडराइटिंग का कुछ बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। रोल किसका है? कंटेंट का और डिमांड फुलफिल करने का। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट रखते हो और डिमांड फुलफिल करते हो, आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। बाकी और क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी रैंडम इंसान से पूछोगे ये कॉपी कैसी है, तो हो सकता है कि वो कह दे कि इसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा है, कुछ पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये टॉपर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसने राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया, इसने अपने कंटेंट पे ध्यान दिया है और स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है। प्रेजेंटेशन को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया इन्होंने। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आंसर राइटिंग के लिए, उस पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो ये है दोनों टॉपर का आंसर। And if you are planning to improve your answer writing in a short time through self study and self practice, then you can check out our answer writing bundle. It includes multiple answer writing frameworks, guided PYQ practice, active PYQ notes, mains ready notes, and value addition materials, all designed to help you improve your answers in a structured and exam oriented way. You can click on the video appearing on your screen to learn more about the bundle, or check the link in the description for complete details. And I will see you in the next video.